हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शुभम शर्मा। स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स नोट्स के स्पेशल एडिशन में जिसका नाम है टॉप विद टॉपर्स। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हर साल लगभग 12 लाख बच्चे हैं जो आईआईटी का एग्जाम देते हैं, जिनमें से सिर्फ 1%, जी हाँ, सिर्फ 1% ही ऐसे बच्चे हैं जो उस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। आज हमारे साथ जो टॉपर मौजूद हैं, उन्होंने उस एग्जाम को क्रैक ही नहीं करा, बल्कि एक अच्छी रैंक हासिल करके अपना और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर्वज्ञ जैन, जिन्होंने जेई मेंस में हासिल करी 39th रैंक, जेई एडवांस में हासिल करी 195 रैंक। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने नीट एम्स के एग्जाम में हासिल करी 15th रैंक, जी हाँ, 1515, और नीट के एग्जाम में हासिल करी 53 रैंक। आइए बात करते हैं सर्वज्ञ से और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। हेलो सर्वज्ञ, वेलकम टू द शो। तो सर्वज्ञ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको फॉर दिस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन ऑल दीज सब्जेक्ट। थैंक यू। सर्वज्ञ, आई वुड लव टू नो कि आपने मतलब इसके अलावा आपकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं। आपने इसके अलावा क्या एग्जाम्स किए, आपने स्कूल टाइम पे भी एग्जाम्स दिए होंगे, या आपने इसके अलावा और कौन कौन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में अपीयर हुए? तो इसके अलावा मैं अपीयर हुआ था एनटीएससी में। एनटीएससी मैं स्कॉलर हूँ। केवीपीवाई ऐसे एसएक्स दिया था मैंने, वो भी निकाले थे। और इसी के साथ साथ ओलंपियाड में, ओलंपियाड एक मल्टी स्टेज कंपटीशन होता है, उसमें मैंने फर्स्ट स्टेज निकाली थी एनएसईपी एनएससीसी एनएसईबी की। अमेजिंग अमेजिंग। तो सर्वज्ञ, जैसे कि आपने जेई नीट तीनों को एक बार में क्लियर करा, जेई की बात करें, नीट की बात करें और एम्स की बात करें, आपने तीनों को एक बार में क्लियर करा, जहाँ की एक बच्चे के काम आप मतलब 3 बच्चों का काम आपने अकेले ने कर दिया, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी जो मतलब अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो आपने इस टाइम पे अपनी मतलब स्टडीज को कैसे आप कंटिन्यू कर रहे हैं, और आप अभी क्या स्टडीज कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ बताओ हमको। ये भी बेसिकली आपकी क्या स्टडीज चल रही है और आप क्या परस्यू कर रहे हैं? तो मैं अभी आईआईएस बैंगलोर में हूँ, वहाँ से बीएस रिसर्च की डिग्री कर रहा हूँ। मैं अभी अभी सेकेंड ईयर में आया हूँ। अभी फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था मेरा कुछ 2-3 महीने पहले। अभी मैं सेकेंड ईयर जस्ट स्टार्ट हुआ है मेरा 1 अक्टूबर से। तो अभी तो मैं करेंटली अपने सेमेस्टर का पढ़ाई कर रहा हूँ कि वो लैब रिपोर्ट्स और असाइनमेंट्स और लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं हमारे। ये प्रोफेसर अभी कांटेक्ट कर रहे हैं, अभी अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। इससे पहले मैं अपने थोड़े प्रोजेक्ट्स करता था, और रीडिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे यहाँ बेसिकली, जिसमें प्रोफेसर बुक्स रिकमेंड करते हैं वो पढ़ने होते हैं, या कोडिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कर रहा था मैं। और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहा था मैं अपने इंटरेस्ट के लिए भी। यूट्यूब पे लेक्चर्स वगैरह होते हैं वो देखता था, और मतलब विकिपीडिया आर्टिकल्स या थोड़े बुक्स वगैरह पढ़ता था। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मतलब जैसे कि आपने एम्स को भी क्लियर करा और आपने नीट को भी क्लियर करा, आपने आईआईटी मेंस और एडवांस भी क्लियर करा, लेकिन आपने आईआईएससी चूज करा। इसके पीछे क्या पर्टिकुलर रीजन, मतलब आपने इसकी तरफ अपना क्यों आपने डाइवर्ट किया? हाँ, तो क्या था कि मैं जब 11th या 12th में जब पढ़ता था, तो मेरे को साइंस में इंटरेस्ट आया कि मतलब मुझे लगा कि मुझे साइंस सबसे अच्छी लगेगी। तो और फिर मेरे को आईआईटी में जाने का इतना कुछ था नहीं शुरू से, मतलब मैंने मेनली मेडिकल की तैयारी की थी इनिशियली। तो फिर ओके। आईआईटी में जाने का इतना नहीं था, और फिर मैंने जब मेडिकल की तैयारी की तो मुझे लगा नहीं कि मेरे से मेडिकल की पढ़ाई हो पाएगी, बहुत ही मोनोटोनस लग रही थी मुझे। जहाँ तक साइंस या रिसर्च में बहुत ही डाइवर्स होता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब पढ़ने को मिलती है। और आईआईएससी बहुत अच्छा कॉलेज है, मेरे को सुनने में आया था ऐसा कि इंटरडिसिप्लिनरी होता है और बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर मिलेगा वहाँ पर। तो मैंने मतलब साइंस प्रेफर किया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मतलब बेसिकली आपका डिसाइडेड था कि आपने मतलब जैसे आप बता रहे हो कि आईआईटी में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मतलब आपने आईआईटी का एग्जाम भी दिया और एम्स का भी एग्जाम दिया, आपने दोनों के एग्जाम दिए। तो आपका बेसिक फोकस आईआईएससी के लिए ऊपर ही था, या फिर आईआईटी या फिर एम्स का आपके ऊपर बेसिक फोकस किसी पे हाँ, था? तो जब मैंने स्टार्ट किया था 11th में, तो मैंने बेसिक फोकस सॉरी जब मैंने एक सेकंड जब मैंने स्टार्ट किया था 11th में, तब मेरा बेसिक फोकस नीट और एम्स पे ही था कि मेडिकल की तैयारी करनी है। मैं क्लियर नहीं था बेसिकली जब मैंने 11th स्टार्ट की थी कि मुझे क्या करना है आगे जाके। मेरी मम्मी ने बोला था कि मैथ्स भी ले लो साथ में बायो के साथ, जिससे बहुत फायदा होता है। तो मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने इनिशियली मेडिकल की तैयारी की कि देखते हैं कैसा लगेगा। फिर मेरे को बीच में रियलाइज 11th के बीच में आते थे कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। फिर एक केवीपीवाई ऐसे का एग्जाम होता है जिसके थ्रू आईआईएससी में एडमिशन होता है, तो मैंने वो दिया। मेरी आई थी रैंक 192। तो AIR 192 का ऑलमोस्ट मतलब IISc मिल जाता है
ऑलमोस्ट श्योर होता है। तो फिर मेरे को आईआईएससी मिल गया था, तो मेरे पास मतलब 12th वेस्ट नहीं करना था और पढ़ाई का मोटिवेशन मिलता है नीट और आईआईटी से बहुत ज़्यादा, कि पढ़ने का मोटिवेशन है। और 11th का सिलेबस कवर कर ही चुका हूँ, बस 12th का करना है, उससे आईआईटी का भी निकल जाता है। तो फिर मतलब मैंने सोचा क्यों नहीं करें तैयारी, मतलब तैयारी करके फायदा ही होगा। और इससे मेरे को मैथ्स का एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलेगा, कि अगर मैं मैथ्स पढ़ूंगा नहीं तो फिर आईआईएससी में रह मैथ्स का पढ़ना भी है तो फिर। और अभी मैं मैथ्स की डिग्री करने का सोचता हूँ मैं, कि अभी जब मेरा मेजर डिसाइड करूंगा तो मैथ्स लेने का सोच रहा हूँ। तो मैथ्स का एक्सपोजर हमेशा काम आता है। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली गुड। तो एक बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपका इंटरेस्ट, आप बता रहे हो कि आपका मैथ्स में इंटरेस्ट था, बट आप बता रहे हो कि आपने जो अपना साइंस स्ट्रीम आपने जो ज्वाइन करी थी वो चूज करी थी मेडिकल एग्जाम के लिए, मतलब बेसिकली फॉर एम्स। तो पीसीएमबी मतलब 4 सब्जेक्ट हो गए, लोग चूज करते हैं पीसीएम या पीसीबी, तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हो गए। तो आपने इनकी प्रिपरेशन किस तरीके से करी, कब से स्टार्ट करी, कि आपको साइंस मतलब मैथ्स पे रहना है या बायो पे रहना है, आप इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से, आपकी थोड़ी सी डिफरेंट रही होगी, आपको थोड़ा सा अलग तरीके का पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ा होगा इसके लिए। तो शुरू में जैसे मैंने बताया कि मैं मैथ्स सिर्फ स्कूल लेवल का पढ़ता था, मेनली मेडिकल की तैयारी कर रहा था। तो मैंने स्कूल लेवल की मैथ्स थी, समर वेकेशन में स्टार्ट करी थी, और एनसीईआरटी करता था मैं शुरू शुरू में। 11th 12th में मैंने मेनली एनसीईआरटी की थी। फिर क्या हुआ कि मतलब मेरे सर आए मुझसे, बोले कि जेई की तैयारी करना चाहोगे, तो मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे मैथ्स अच्छा लगता था एनसीईआरटी करते करते। तो उन्होंने बोला कि नवंबर नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में बोला कि जनवरी में जेई मेंस है, क्या देना चाहोगे। तो मैंने बोला कि हाँ, मतलब मेरे को पढ़ना तो था मैथ्स, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे मैथ्स में। तो उन्होंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने मेरे को पूरा पढ़ाया, पूरे हम डेली बैठते थे, डाउट सेशंस करते थे, बहुत सारे पेपर लगाता था मैं बहुत सारे। तो उसके थ्रू मैंने मैथ्स की मेनली तैयारी की थी जेई की। तो इनिशियली मैंने सिर्फ वही एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था मैथ्स तो, और फिर अंत में आते आते मैंने जेई की तैयारी की थी मैथ्स की। आपने बोर्ड की अपनी 11th और 12th की स्टडी और आपने आईआईटी की स्टडी, इनको किस तरीके से मैनेज करा दोनों को, मतलब कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से थी, इसके टाइम पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? तो मेनली मैंने जैसे 12th पे आते आते मैंने 12th के बोर्ड पे फोकस नहीं किया था इतना, क्योंकि मुझे पता था कि अगर जेई के लिए या नीट के लिए अच्छे से पीसीएमबी कर लेते हैं तो उससे काम चल जाता है, उससे हट के कुछ बोर्ड में नहीं आएगा, उससे कम ही आता है बोर्ड में। जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है, इंग्लिश सब्जेक्ट में मैंने अच्छे से टाइम दिया था, मतलब आधा महीना दिया होगा अप्रोक्सीमेटली पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। तो मैंने इंग्लिश के लिए आधा महीना दिया और ऐसे कवर कर लिया। बाकी सबकी इतनी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले से ही आप नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ ही रहे हैं, तो फिर वो अपने आप ही कवर हो जाता है। ओके, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आप क्या सेटिस्फाइड हो जो आपके मतलब मार्क्स आए, जो रैंक आपने हासिल करी, आप इससे सेटिस्फाइड थे या आपको लगा कि कम था, ज्यादा था, या कुछ ऐसा? हाँ, तो फिर मतलब ये मुझे डिपेंड करता है सवाल, मतलब मुझे कोई इतना बुरा नहीं लगा था। जैसे जेई की रैंक तो मुझे बहुत पसंद थी अपनी, क्योंकि मैंने 1 महीने तैयारी की थी बस जेई की, 1-2 महीने, और उसमें मेरी बहुत अच्छी रैंक आ गई थी। जहाँ तक नीट का सवाल है, उसमें थोड़ा लगा था कि 53 आई है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा की थी, तो पर उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे अंत में आईआईएससी जाना था, तो इतना कुछ हाँ। सोचने का था नहीं मेरे पास। आपने मतलब 1 महीने के अंदर जेई की तैयारी किस तरीके से करी, हाँ, मतलब तो फिर जैसे हम्म, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो वही था जो मैंने मेडिकल के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की थी, ऑलमोस्ट जेई लेवल की थी मैंने। और जहाँ तक मैथ्स का सवाल है, तो मेरे जो मैथ्स के सर थे, उन्होंने मुझे बहुत ही मोटिवेट करके रखा था, पूरे पूरे दिन बिठाते थे मेरे साथ, बैठते थे और मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस बोलते थे कि ये करके आओ, ये करो। पूरे उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया था मुझे, नोट्स दिए थे बहुत अच्छे से, जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे थे, सारे डेरिवेशंस लिखे थे। तो वो सब जेई का मैं रेगुलर प्रैक्टिस भी करता था, ऐसे अपने आप से भी पढ़ता रहता था बहुत सारी चीजें। और मतलब मैं हमेशा से जेई के क्वेश्चन थोड़े बहुत ऐसे भी सॉल्व करते रहता था 11th 12th में, कि जब मेरे को थोड़ा बोर बोर सा होता था, कभी कभार मुझे बायो इतना पसंद नहीं है, तो फिर मैं थोड़ा बोर हो जाता था, तो करते करते मैं थोड़ा सा मैथ्स करने लगता था बीच में, तो ऐसी जेई के प्रॉब्लम्स वगैरह करता था। तो ओके। उससे मेरी ऑलमोस्ट प्रैक्टिस हो गई थी। प्रैक्टिस आपने कंटिन्यू रेगुलर करी, तो इस प्रैक्टिस के टाइम पे आपने मॉक टेस्ट भी बहुत सारे दिए होंगे। मॉक टेस्ट के लिए आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी, उससे आपको कितना फायदा मिला उनसे? मतलब बहुत ही सारे मॉक टेस्ट दिए थे मैंने। आप प्रीवियस ईयर पेपर ही देख लीजिए, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर, अब तो जेई में इतने सारे स्लॉट्स में होता है, तो इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर है, तो उसको मिला रहे तो 20 वही हो गए पेपर्स। और फिर मतलब ऐसे पेपर्स लगाते हैं मॉक टेस्ट, हर हर मतलब हर 3 दिन में एक तो लगाता ही था मैं मॉक टेस्ट। तो मतलब पूरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने कम से कम 50 से तो ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए हैं, बड़े आराम से 70 के क्रॉस होंगे।
अमेजिंग। तो मैं यही पूछना चाहता था कि मतलब जैसे आप बता रहे हो आपने एडवांस के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए तैयारी जिस हिसाब से की, तो दोनों का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है, राइट? हम्म। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपने इन दोनों सब्जेक्ट का थोड़ा सा पैटर्न जो अलग है उसकी तैयारी आपने किस तरीके से करी, इन दोनों को आपने कैसे मतलब प्रिपेयर करा पूरा अपने आप को हाँ, इसके लिए? तो फिर मतलब मेनली मतलब अगर आप जेई एडवांस का सिलेबस कर लेते हैं तो फिर हम्म। आपको जेई मेंस का करने में दिक्कत नहीं आती, एक्सेप्ट थोड़े से चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह, वो जेई मेंस में एडिशनल आते हैं। तो आप जेई के जितने जेई एडवांस के जितने टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे से कर लीजिए, तो जेई मेंस के वो वाले सेम टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। बाकी बचा एडिशनल क्वेश्चंस, तो उनको अलग से आपको एडिशनल जो टॉपिक्स रहते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हुआ या फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनकी अलग से आपको तैयारी करनी पड़ती है। और डिफ्रैक्शन हुआ फिजिक्स में, तो इन सब की अलग से तैयारी आप कर लीजिए जेई मेंस के लिए, और बस वही है, सेम है बाकी तो। और पेपर पैटर्न अलग होता है जो पेपर प्रैक्टिस के साथ अलग होता मैं यही पूछ रहा हूँ आपने मतलब सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से आपने प्रैक्टिस करी, मतलब फिजिक्स की, है। केमिस्ट्री की, मैथ्स की, आपने इन तीनों की सब्जेक्ट की किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करी? क्योंकि इनके अंदर भी बहुत सब्जेक्ट होते हैं, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और, तो इनकी आपने प्रिपरेशन किस तरीके से करी? तो फिजिक्स में तो मैं मेनली क्या करता था कि क्लास में टीचर पढ़ाता था, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ के थोड़े से नोट्स देख लेता था एक बार, और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करता था। मतलब नोट्स भी क्या, मैं बुक से ही पढ़ लेता था, नोट्स में इतना फिजिक्स के बनाता नहीं था, तो फिर मैं डायरेक्ट ऐसे पढ़ लेता था, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करता था, फिर क्वेश्चंस पे डायरेक्ट फोकस करता था। मैं क्वेश्चंस मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स और मैथ्स में। सेम मैथ्स के लिए है कि ये सर पढ़ाते थे, उसके बाद नोट्स में एक बार जल्दी से देख लिए सारे डेरिवेशंस वगैरह, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे एप्लीकेशन करते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट फिजिक्स जैसा पैटर्न रहता है। जहाँ तक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की बात है, इनऑर्गेनिक में मैं बोलूँगा स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए। एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स खुद बनाने चाहिए मेरे हिसाब से, जिससे वो याद रहता है बहुत अच्छे से। और क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वही आता है एडवांस और मेंस में भी। जहाँ तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, एडिशनल मतलब एनसीईआरटी तो करनी ही है बहुत अच्छे से, उसके साथ एडिशनली आपको थोड़े कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म्स हुई, या फिर थोड़े बहुत एडिशनल कॉन्सेप्ट होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म रिलेटेड होते हैं, थोड़े जीओसी रिलेटेड होते हैं, फील्ड इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट्स वगैरह, तो उन पे थोड़ा फोकस करना पड़ता है। बाकी ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक जैसी प्रिपरेशन है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी न्यूमेरिकल और थ्योरी पार्ट इसके लिए किस तरीके की इनके लिए अप्रोच थी आपकी? न्यूमेरिकल पार्ट की आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करी और थ्योरी पार्ट को आपने किस तरीके से याद रखा, इसकी प्रैक्टिस किस तरीके से करी? तो जैसे न्यूमेरिकल पार्ट में बाद में आता, थ्योरी पार्ट पहले कवर कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बेसिकली आपको खुद के नोट्स बना के याद रखना पड़ता है, स्पेशली इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीज़ें रटने की होती हैं, मेमोराइज करने की होती हैं, तो उनके लिए आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ते हैं, खुद लिखते हैं तभी याद होता है वो सब। तो एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें जो भी नोट्स हैं उसके खुद बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए ढेर सारे, और फिगर्स देखिए अच्छे से। एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर्स पे फोकस कीजिए, अगर जेईई एडवांस की तैयारी करें स्ट्रक्चर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेईई एडवांस में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसी है, सारी रिएक्शंस जो एनसीईआरटी में दिए हैं जेईई एडवांस के सिलेबस में, वो अपने फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मैकेनिज्म जेईई एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैकेनिज्म भी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। और फिर आता है न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ये मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, डेरिवेशन पे फोकस करिए फिजिक्स और मैथ्स में। अगर डेरिवेशन क्लियर होगा तो आपके जेईई एडवांस सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। स्पीड आती है, स्पीड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है न्यूमेरिकल्स में, उसके लिए पेपर प्रैक्टिस करिए, अब टाइम रखिए पेपर्स को। ऐसा नहीं कि 3 घंटे का पेपर 4 घंटे में दे रहे हैं, स्लैक होके दे रहे हैं। जितना टाइम अलॉट कीजिए, हर चीज को टाइम उसमें करिए कि टाइम रखना है। हम्म। तो आपका इसके लिए टाइम टेबल बहुत एक आपने स्ट्रिक्ट रखा होगा अपना, तो आपका इसके लिए टाइम टेबल क्या था? आपने अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए और स्कूल की प्रिपरेशन के लिए एक परफेक्ट शेड्यूल बनाया होगा, एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाया होगा, तो आपका टाइम टेबल किस प्रकार का था? तो ऐसा कुछ होता तो नहीं है, मतलब मेनली ऐसा टाइम टेबल कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको जो से बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका कैसा एनवायरनमेंट है, आप पे क्या क्या, आपके पेपर्स कौन से आने वाले हैं, मतलब कौन से टेक्स्ट मॉक टेस्ट आने वाले हैं, कौन से पेपर्स आने वाले हैं। जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है, केवीपीवाई हुआ, जेई हुआ, उस पर आपकी तैयारी बहुत सारी डिपेंड करती है। और क्या क्या चल रहा है, आपको कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी टॉपिक में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी टॉपिक में कम टाइम लगता है। तो मेरे हिसाब से टॉपिक वाइज होना चाहिए। जैसे इस टॉपिक को आज मैं खत्म करूंगा, तो वो टॉपिक पूरा खत्म करके ही सोना है, चाहे वो 4 घंटे ले रहा हो, चाहे वो 2 घंटे ले रहा हो। ठीक है, टॉपिक वाइज रखना है अपना टारगेट, वो ज्यादा
सूटेबल रहते हैं, और टॉपिक ऐसा रखो कि वो 4 घंटे मिनिमम है। तो ऐसा हाँ। टॉपिक 4 घंटे मिनिमम दे रहा है तो कम से कम आप 6 घंटे इन्वेस्ट करेंगे पर डे, तो वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। पेपर देना बहुत जरूरी है, वीकली टेस्ट तो देना ही चाहिए एटलीस्ट, कि वीकली एक टेस्ट तो दे ही रहे हैं मॉक टेस्ट, और वीकली एक टेस्ट दीजिए जेई एडवांस जेई मेंस का, ऐसे ऑल्टरनेट कर सकते हैं, या फिर एक वीक में 2 टेस्ट दीजिए। प्रेफरेबल है कि हर 3 दिन में एक टेस्ट दीजिए, वो भी बहुत अच्छा है कि, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो वीकली टेस्ट भी अच्छे हैं। जैसे आप बता रहे हो कि मतलब एक टॉपिक को 4 घंटे देना, आप मतलब ये शेड्यूल कर देते कि टॉपिक फिनिश करना ही है तुमको। तो मैं ये पूछ रहा था कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो टफ लगते हैं। आपको भी कोई ऐसे टॉपिक है जो आपको टफ लगे, या कोई सब्जेक्ट ऐसा पर्टिकुलर जो आपको टफ लगता हो? तो मेरे को मतलब मैं बताता हूँ, तो मुझे वेव्स में दिक्कत आई थी शुरू में, क्योंकि वेव्स अच्छे से मतलब उसमें डेरिवेशन इतने पढ़ाए नहीं जाते हैं, और जहाँ तक वेव्स का हुआ, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेव्स में मेनली डेरिवेशन से फोकस नहीं करते हैं, जो भी आप इंस्टीट्यूट में बात करें या फिर नोट्स वगैरह में बात करें। तो फिर जैसे बुक्स हुई वो ज़्यादा फोकस नहीं करती है डेरिवेशन पे, तो मुझे क्या बहुत दिक्कत आई थी कि ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला आया कहाँ से। तो फिर मैंने उसके लिए बहुत फोकस किया था, मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे थे डेरिवेशंस के, ढेर सारी बुक्स खोली थी, डेरिवेशंस को रेफर किया था, उससे बहुत फायदा होता है। डेरिवेशन एक बार देख लेते ना तो आपको रिजल्ट का इंट्यूटिव फील आता है, और फिर उसके बाद आपको ज़्यादा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने का होता है जेईई के सिलेबस में, उससे पहले मतलब ये लास्ट चीज़ है जो आप मेमोराइज करना चाहेंगे, फिजिक्स और मैथ्स। तो मेरा से फिजिक्स और मैथ्स मेमोराइज करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कभी। सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करना आना चाहिए, जिससे वो फार्मूला अच्छे से थोड़े केसेस से याद रखना चाहिए, कि मतलब मेनली याद करने का तरीका क्या होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, कि कोई पर्टिकुलर केस है उसको उसके साथ रिलेट करिए, कि अगर ऐसा पैराबोला है, जैसे स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए वो रिजल्ट कैसे आ जाएगा डायरेक्ट, तो उससे क्या है कि डायरेक्ट याद रहती है चीज़ें, उससे बहुत फायदा होता है। सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए बहुत अच्छे से फिजिक्स और मैथ्स में। और बस यही है, ये थोड़ा इसको एक्सप्लॉइट करना अच्छे से सीखना पड़ता है। तो मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि आपकी जो कई बार होता है कि बच्चे मतलब यही सारी गलतियां करते हैं, इसके अलावा एक पॉइंट और होता है कि बच्चे मार्किंग जो स्कीम होती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है एग्जाम्स में, उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। तो उसके लिए क्या अप्रोच रही, आप दूसरे बच्चों को किस तरीके की गाइडेंस देना चाहोगे उसको रिलेटेड? तो मेरे हिसाब से कि मार्किंग नेगेटिव मार्किंग पे पहले फोकस करने से पहले अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग सबसे लास्ट फैक्टरों में आता है कि जो आपको कंसीडर करना होता है एग्जाम में, तो उससे पहले आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नेगेटिव मार्किंग पे लास्ट में जाते हैं, तो अगर आप पहले कॉन्सेप्ट वगैरह अपने स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग का फर्क पड़ता है। तो नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने का बस एक ही तरीका है कि एलिमिनेशन से सॉल्व करिए पेपर को। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो फिर अटेम्प्ट करने में कुछ नहीं जाता है। जैसे 4 ऑप्शन है, उसमें से आपने एक या 2 एलिमिनेट कर दिए तो अटेम्प्ट कर दीजिए सवाल, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आप चारों ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, सारे ऑप्शन आपके सामने है पॉसिबिलिटी, तो फिर आप उस सवाल को अटेम्प्ट मत करिए। और जेई एडवांस में अधिक सवाल है, तो जेई एडवांस में पार्शियल मार्किंग नाम की एक चीज होती है, तो फिर तुक्का तो बिल्कुल मत मारिए, पार्शियल मार्किंग से करिए। कि जैसे जो सब्जेक्ट वाइज जो स्लॉट होते हैं, जैसे एडवांस मेंस के लिए आपने प्रिपरेशन कर ली, तो एडवांस पे अपन ने किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी, मतलब इन सब्जेक्ट्स के लिए, इन सब्जेक्ट से रिगार्डिंग जो एक अदर जो मतलब वो आते हैं टॉपिक्स, उसके लिए आपकी किस तरीके की प्रिपरेशन थी? तो फिर मैंने जैसे एडवांस में क्या होता है कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए थोड़ी एडिशनल बुक्स रेफर करनी पड़ती है। कुछ लोग बोलते हैं कि इरोडोव जैसी बुक्स करनी चाहिए, मतलब इरोडोव जैसी बुक करने का एडवांस में ज़्यादा फायदा नहीं होता है, फिर मतलब ऐसे अच्छा लगता है करने में, बस वही फायदा है कि मतलब मजा आता है करने में। पर एडिशनली कुछ नहीं होता है इतना कि आप जेई मेंस की थोड़ी सी एडिशनली तैयारी कर लीजिए, क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए। मेनली एडवांस की तैयारी ऐसी होती है। पर आपको अगर एडिशनल पढ़ना है, केमिस्ट्री में थोड़ा अलग होता है। केमिस्ट्री में आपको थोड़े टॉपिक्स एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, जैसे थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट में जाना पड़ता है। बाकी फिजिक्स और मैथ्स के लिए तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो केमिस्ट्री के लिए आप एडवांस के लिए आपके पास बहुत सारे बुक्स मिल जाती हैं, कोई भी एडवांस की अच्छी सी बुक ले लीजिए, उससे आप कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और रटने पे कम ध्यान देना होता है, तो ये प्लस पॉइंट है एडवांस के सिलेबस का, कि आपको रटने पे कम ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। और बच्चे करते हैं इस तरीके की गलतियां, रटने पे ज्यादा ध्यान देते हैं समझने की बजाय, कई बच्चे होते हाँ, हैं। सही से। तो वो उससे ज़्यादा मतलब उससे निकाल सकते हैं, अच्छी रैंक नहीं आएगी पर उससे मतलब आप निकाल सकते हो, शायद इतना नॉच बन जाए कि निकाल लो।
और उससे आपको प्रिपरेशन में भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी और फिर आपका अच्छा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट भी नहीं आएगा जो आप बिना रटे उतनी मेहनत में ला सकते थे। बच्चे इसी तरीके किस तरीके की बच्चे गलतियां करते हैं, उनको आप किस तरीके से बताना चाहोगे कि मतलब क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए उन बच्चों को? हाँ, तो पहली बात तो है कि बच्चे ये गलती करते हैं कि इंटरनेट का यूज करने से रिफ्रेन करते हैं जेई की प्रिपरेशन में। हम्म, इंटरनेट का यूज बेकार नहीं है, आप इंटरनेट का अच्छे से यूज करिए, बहुत ही अच्छा फायदा होता है। अगर आप लेक्चर्स वगैरह ऑनलाइन यूट्यूब पे यूज कर रहे हैं या विकिपीडिया के आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो यूज करिए, बहुत ही फ्री यूज करिए। मैंने देखा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि इंटरनेट पे क्या क्या सोर्सेज होते हैं, सही। इंटरनेट के सोर्सेज को यूज नहीं करते हैं वो लोग, वो सोचते हैं कि इससे डिस्ट्रैक्शन हो। सोशल मीडिया मत यूज करिए, ये है, सोशल मीडिया का ज्यादा फायदा नहीं होता है, पर हम्म, इंटरनेट का फायदा बहुत होता है। इंटरनेट पे विकिपीडिया होती है, brilliant.org नाम की साइट है, AOPS जैसी साइट्स हैं, स्टैक एक्सचेंज की साइट्स होती हैं, विकिपीडिया तो है ही, सब जानते हैं। यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियोस होते हैं, उन सबको हम्म, यूज करिए अच्छे से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे तो अपने पेरेंट्स के सामने यूज करिए, पेरेंट्स के सामने आप टाइम पास नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हम्म, ऐसा लग रहा है कि आप खुद से अकेले से देखेंगे तो टाइम पास करेंगे, तो आप पेरेंट्स के सामने बैठ के देखिए, जिससे आपको मतलब ऐसा लगे कि हाँ इनके सामने पढ़ाई करनी है। अपने पेरेंट्स से मोबाइल मांगिए और उनसे बोलिए कि आप जब तक मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ आप मेरे साथ बैठिए। बिल्कुल सही सही। मैं ये भी पूछना चाह रहा था आपसे कि आजकल जैसे लॉकडाउन की वजह से सब ऑनलाइन हो गया है, स्टडीज घर से ही करनी पड़ रही है बच्चों को, तो ऑनलाइन स्टडीज किस तरीके से हेल्पफुल है, इसका ड्रॉबैक है या इसका कोई एडवांटेज है, इसके बारे में आपकी क्या अप्रोच है? तो मतलब मेरे को कोचिंग का इतना आइडिया नहीं है, पर मैं अपने कॉलेज की बताता हूँ। तो कॉलेज में जैसे दो टाइप के लोग हैं हमारे यहाँ, एक होते हैं जिनको एक्सपेरिमेंट्स पसंद है और एक होते हैं जिनको एक्सपेरिमेंट्स नहीं पसंद है। तो राइट। मतलब उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं मुझे एक्सपेरिमेंट्स इतने पसंद नहीं है, मैं थ्योरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो फिर हम्म, मतलब मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इतना, जितना एक्सपेरिमेंट से जो इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें पड़ता है। तो जेई की तैयारी में थ्योरी वाली ज़्यादा होती है, तो फिर उसमें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए ऑनलाइन में, अगर आप खुद से पढ़ने की खुद से मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए। पर क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट सेम है, घर में बैठे हुए हैं, कहीं जाने को नहीं मिल रहा है, वो कभी कभार ब्रेक नहीं मिल पाता सफिशिएंट वाला, तो उससे दिक्कत आती है। कभी कभार मोनोटोनस हो जाती है प्रिपरेशन, उससे ब्रेक लेना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा पढ़ने के बाद ब्रेक लेते वक्त आपके पास रूफ हो, छत अवेलेबल है तो उसमें घूमिए, या फिर ऐसे ही घर में ही घूमिए। अपने घूमने से क्या होता है कि मतलब आपके हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे आपको मतलब यूफोरिया होता है, अच्छा लगता है। और फिर ऐसे तेज तेज चलिए घर में, आप थोड़ा ब्रेक लेते वक्त, जैसे मैं क्या करता था मैं बताता हूँ। तो मैं 1 घंटे पढ़ता हूँ और फिर अभी घर में चलता हूँ थोड़ा सोचते वक्त, जैसे कोई मैथ में सवाल में अटक गया मैं, तो मैं सवाल करते करते चलता हूँ। चलने से बहुत फायदा होता है, चलने से दिमाग भी तेज दौड़ता है, ऐसा लगता है मुझे, पता नहीं काम करता है नहीं, पर उससे फायदा तो होता है मेरे को लगता है। तो ऐसे तेज तेज चलना है इधर उधर। एक ये चीज भी पूछना चाहूंगा कि आपने मतलब जब पूरी प्रिपरेशन कर रहे थे, इस टाइम पे आपने खुद के भी पर्सनल नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स से आपको किस तरीके की हेल्प मिली, उससे आपने किस हाँ, तरीके की प्रिपरेशन वगैरह करी? तो मैंने जैसे बताया, मैंने इनऑर्गेनिक के नोट्स बनाए थे बहुत अच्छे। बाकी के नोट्स मैंने नहीं इतना फोकस किया था, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स में मेनली थ्योरी होती है, थ्योरी पे फोकस ज़्यादा होता है। और नोट्स मैंने यूज़ किए थे मैथ्स के लिए, मैथ्स के नोट्स यूज़ किए थे, फिजिक्स के इतने यूज़ नहीं किए थे मैंने। मैथ्स के और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स। नोट्स जैसे खुद के जो बनाए होते हैं ना, उनसे याद हो जाता है आपको। फिर उसमें ट्रेंड्स होते हैं बहुत सारे, तो क्या है, मैं क्या करता था कि ट्रेंड्स याद करने होते थे तो मैं उनका ग्राफ बनाता था खुद से, पेंसिल स्केल लेके ग्राफ बनाना। तो उससे बहुत फायदा होता है कि वो याद हो जाता है। वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ का हमेशा फायदा करता है, कि वो याद करने में हेल्प करता है। तो आपकी मतलब जो एग्जाम जब जैसे एग्जाम आ जाता है तो जस्ट डे बिफोर एग्जाम और फॉर द एग्जाम डे, उस दिन की आप क्या मतलब तो किस तरीके की आपकी अप्रोच थी कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी, उन डे के आपका क्या तो, शेड्यूल, उसकी क्या तो मैं स्ट्रेटेजी? जैसे जेई एडवांस की बात करूँ, तो जेई एडवांस से पहले मेरा एम्स का पेपर था एक ही दिन पहले। तो मैं एम्स का पेपर दे के आया था, फिर थक गया था, सो गया था। और कोई तैयारी नहीं होती है, मतलब मैं किसी भी एग्जाम की बात करूँ तो मैं एक दिन पहले कुछ नहीं करता था। थोड़ा बहुत ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लेता था। इनऑर्गेनिक मेनली रटने वाली चीजें भी होती हैं जेई की प्रिपरेशन में, जेई एडवांस में थोड़ी बहुत तो होती ही है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली होती ही है। तो फिर वो देखता था, रटने वाली चीजें लास्ट डे में देख के फायदा होता है, लास्ट वीक में बोलूंगा मैं, लास्ट डे तो नहीं बोलूंगा।
लास्ट वीक में रटने वाली चीजें देख लो थोड़ा। फिजिक्स मैथ्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिक्स मैथ्स में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, तो कि एक वीक में क्या कर रहे हो लास्ट के, वो थ्रू आउट प्रिपरेशन करनी पड़ती है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा फायदा हो सकता होगा, इतना भी नहीं होता, पर एक वीक में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी रिवाइज कर सकते हैं एक वीक में मेरे हिसाब से। मैं इससे रिलेटेड आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि ये एग्जाम जेईई का मेन का एडवांस का एग्जाम जो है, ये आपकी सेल्फ स्टडी से भी बच्चे क्लियर कर सकते हैं, या यू नीड सम स्पेशल व्हाट यू से कि स्पेशल गाइडेंस कि कोचिंग वगैरह ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चे के एग्जाम्स के लिए कई होते हैं जो मतलब अपने जस्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट राजस्थान, यहाँ पे कोटा जाते हैं कि बोले यहाँ से हम प्रिपरेशन कर ले, तो इज देयर एनीथिंग लाइक दिस स्पेशल गाइडेंस के बिना आप क्लियर नहीं कर सकते एग्जाम? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब आप खुद भी कर सकते हैं, पर आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा बहुत ज्यादा। सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है आपको, मतलब अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप कहीं पे भी रह के निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर हो। आपको सही, मतलब मैं मेनली बताऊंगा, एनसीईआरटी मेन बुक है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए। आप मैथ्स में थोड़ी दिक्कत आएगी, मैथ्स में आप अच्छी सी कोई बुक ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस करने पे ज्यादा डिपेंड करता है। और खुद से एक्सप्लोर करिए कि क्या सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है, सिलेबस देखिए, सिलेबस से स्टिक करिए, और मेनली अपना सेल्फ मोटिवेशन रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, उसको एक्सप्लोर करिए अच्छे से। आप देखिए कि ये क्यों है, इसके एक्सप्लेनेशन ढूंढिए, उससे अपने आप ही अच्छे से प्रिपरेशन होती चली जाती है। आपको ऐसा मतलब चेन बनती जाएगी कि ये है तो ये भी होना चाहिए, ये है तो ये भी होना चाहिए, और फिर उस चेन के थ्रू आप ट्रेवल करते करते आपको पता चल जाएगा कि आप उसमें डीप चले गए हैं, तो वो एक चेन बनने लगे आपकी, तो आप सेल्फ प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हैं। कि जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको आप किस तरीके से गाइडेंस देना चाहोगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत डिप्रेस हो गए हैं कई बच्चे, कई की स्टडीज जो हैं वो लैग करी हैं, तो आप उनको किस तरीके की गाइडेंस देना चाहोगे, उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करना चाहोगे? तो मैं ये बोलूंगा कि अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करो, उससे बोर भी नहीं होगे। जैसे अभी तक जैसे तैयारी करते हो बिना रिसोर्सेज से करते हैं, बहुत सारे लोग जैसे इंटरनेट का यूज नहीं करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स एनिमेशन वगैरह नहीं यूज करते हैं, एनिमेशंस का यूज करिए। विकिपीडिया आर्टिकल्स बहुत ही शानदार लिखे होते हैं, कुछ कुछ अच्छे लिखे होते हैं, कुछ ज्यादा अच्छे भी नहीं होते हैं, तो उनका यूज करिए जो अच्छे लग रहे हैं आपको। ऐसे रिसोर्सेज से पढ़िए जो आपको पढ़ने में मजा आए, मतलब एक बुक पे स्टिक नहीं करें, थोड़ा अलग अलग पर्सपेक्टिव ले अलग अलग चीजों का। एनसीईआरटी पढ़ ली एक बार तो उसको ऐसा नहीं कि एक ही बार पढ़ के उसे ही 5 बार पढ़े, कुछ और पढ़िए उसको छोड़ के भी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद थोड़ा रुकिए और कुछ और पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी जब पेपर से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपको क्या है थोड़ी ब्रॉड नॉलेज होगी, आपको अपना फील्ड चूज करने में भी आगे पसंद आएगा कि फील्ड क्या लेनी है आपको आगे, इंजीनियरिंग करनी है या साइंस लेना है, या फिर कौन सी फील्ड में इंजीनियरिंग करनी है। कंप्यूटर साइंस के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए इसी समय, अगर आपके पास आप बोर हो रहे हैं तो ऐसा कुछ पढ़ाई रिलेटेड करिए, पर और थोड़ा गेम सेम से खेलिए, मेरे हिसाब से थोड़ा योगा वोगा या एक्सरसाइज करिए, पर डे आधा घंटा तो निकाल ही लीजिए। तो मेरा एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे आप बता रहे हो कि स्पोर्ट्स वगैरह खेलो, एक्टिविटीज करते रहो, तो आप किस तरह की एक्टिविटीज वगैरह करते थे? आपका भी किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट वगैरह था? आपने किसी स्पोर्ट्स में? मैंने वो गलती की थी, मैं बहुत मोटा हो गया था प्रिपरेशन के दौरान, और फिर कॉलेज में जाके एक्टिविटी चालू की थी, तो मेरा तो एक्टिविटीज करके ज्यादा तेज दिमाग दौड़ता है, पर मतलब मैंने गलती करी थी कि मैंने एक्टिविटीज नहीं की थी। एक्टिविटीज करनी चाहिए, बहुत सारा खेलना चाहिए, जैसे मैं कॉलेज में बोलता हूँ बैडमिंटन खेलते थे हम लोग, हमारे दोस्त उनो एक आधे कार्ड गेम खेलते थे, ऐसे ही साइकिलिंग करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे, जिससे मतलब उससे फायदा होता है। ऐसा नहीं कि आप मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सब पढ़ाई भी करते थे हम लोग, असाइनमेंट सब आते रहते थे, रेगुलर सबमिट होता था, हमारे प्रोफेसर इंश्योर करते थे कि हम सब रेगुलर टाइम पे करें, कि पढ़ते रहे हम लोग। इट वॉज अमेजिंग, अ ग्रेट सेशन विद यू सर्वज्ञ। बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत सारी नई नई चीजें सुनने को मिली, समझने को मिली, सीखने को मिली। तो एक लास्ट आपका कोई आप कुछ मोटिवेशनल या कुछ बोलना चाहो हमारे व्यूअर्स को, हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स और कैंडिडेट्स को? हाँ, मतलब पढ़ाई में मजे लो, रिजल्ट की टेंशन मत लो। वही है कि मतलब मजे लेने में ज्यादा फायदा है कि आप देखिए तैयारी से ज्यादा वो देखिए कि आप ये पढ़ क्यों रहे हैं, उसका ज्यादा फायदा होता है मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच अपने आप सर्वज्ञ। ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। राइट राइट राइट। थैंक यू सो मच सर्वज्ञ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना सर्वज्ञ को, सर्वज्ञ ने शेयर करी अपनी सक्सेस स्टोरी। सर्वज्ञ ने बताया कि डेली प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के साथ साथ
थोड़ा स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, बट स्पोर्ट्स के चलते आप पढ़ाई को निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहेंगे तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बने रहे टॉपर्स नोट्स के साथ। आने वाले टाइम में हम लेके आएंगे एक और टॉपर को और सुनेंगे उनसे उसकी सक्सेस स्टोरी। अगर आपके भी है कुछ सवाल तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। हम लेके आएंगे उन्हीं सवालों के जवाब खुद टॉपर्स की जुबानी। तो लाइक करें हमारा चैनल, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।